गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थर्ड चैप्टर के टेस्ट एक्सप्लेनेशन की बात आज हम लोग करेंगे। बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट भी अच्छा किया नो डाउट, लेकिन हम लोग और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ हम कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देते हैं और उस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर के अंदर जो मेन बॉडी है जिसे आपने जरूर लिखना चाहिए। अब देखिए, हर बच्चा आइडेंटिकल तो नहीं लिख सकता, लेकिन जो मेन बॉडी है वो जरूर आइडेंटिकल हो सकती है। तो हर बच्चे को जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें जो मेन बॉडी है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर से दे रखा है, वो आपको निश्चित रूप से वैसा ही लिखने की कोशिश करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मास का। स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर? एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कैसे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो जब भी हम स्टेडी करंट फ्लो होने की बात कर रहे हैं या वेरिंग करंट फ्लो होने की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जरूर होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये बैटरी हम लोगों ने लगाई हुई है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको अपने आंसर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता तो हो सकता है आप डायग्राम दे सकते थे। यहां आंसर देखते हैं तो आपको शुरुआत करनी है, यस, it is under the influence of electric field only that the free electrons flow inside the conductor in a particular manner or in a particular direction. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एस्पेक्ट आपने लिखना है और जितना भी मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपने अंडरलाइन करना चाहिए। अब डिफरेंट कलर तो आप लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगेन 1 मार्क्स का हमारा सेकंड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअली था या डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of copper and the other of manganese have the same resistance, which wire be thicker? तो इस बात पे हम लोगों को एम्फेसाइज करना है कि वो थिकर पूछ रहा है, कई बार वो थिनर भी पूछ लेता है, पतले वाला भी पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने यहां पे दिया हुआ है, बाकी आप डायरेक्ट आंसर द एरिया ऑफ कॉपर बी लेसर देन एरिया ऑफ मैग्नीन डायरेक्ट आप दे सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये रीजनिंग जरूर देनी चाहिए। अब अगर ये रीजनिंग आपको पता है तभी आंसर दे पाते हो, रूट मेमोरी के बेसिस पे आंसर गलत होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां रीजनिंग देना जरूरी नहीं था, 2 मार्क्स में रीजनिंग देना जरूरी है। अब ये आंसर जब आप लिखते हो तो ऑब्वियसली ये चीज आपके दिमाग में आती है। अब नहीं आ रही है, करके देखनी है, तो रफ में करने के बजाय बेटर होगा कि आप लोग फेयर में ही कर दें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फाइनली लिखा है द मैग्नीन वायर बी थिकर देन द कॉपर वायर। तो ठीक है, आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में टाइम आपको लगता है ज्यादा लग रहा है तो निश्चित से एरिया ऑफ कॉपर इज लेसर देन एरिया ऑफ मैग्नीन, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मैग्नीन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर को प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक प्लॉट आपसे पूछा है। देखिए, क्वेश्चन की बॉडी क्या है? क्वेश्चन की बॉडी है प्लॉट को लेकर के, ग्राफ को लेकर के। प्लॉट ए ग्राफ, क्लियरली कहा है उसने, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। यानी आपको रेडियस और रेसिस्टेंस इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अब मजेदार सी बात, अगर मैं यहां सॉल्यूशन भी देखता हूं तो उसने न तो कैपिटल आर को रेसिस्टेंस कह रखा, ना स्मॉल आर को रेडियस कह रखा। तो आपको यहां प्रॉपर लिखना चाहिए क्या रेडियस इन सेंटीमीटर या इन मीटर, और यहां पे रेसिस्टेंस इन ओम, ये आप साइन बना देंगे ओम का। तो इस तरह से देना चाहिए, आपका 1 मार्क्स का आंसर यहां खत्म हो जाता है। रेसिप्रोकल होता है, सब लोग जानते हैं। अब रीजनिंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मार्क्स में देने की जरूरत नहीं थी। अगेन सेम क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में अगर आपको मिलता है तो आपको रीजनिंग भी देनी है। मैंने यहां हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स के तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
क्योंकि आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा सा ही बस एक्सप्लेनेशन का अंतर होता है। तो डिस्टेंस यहां से आप रीजनिंग इसकी दे सकते हैं और इस तरह से ये ग्राफ आप बना सकते हैं। ग्राफ आपको प्रॉपर बनाना चाहिए और विद यूनिट बना के देना चाहिए। अब देखिए नॉर्मली होता है कि हम लोग मार्क्स डिडक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। तो डिस्टेंस ये बुरा लगने वाली बात नहीं है। हमेशा हर टीचर और हर पेरेंट ये चाहता है कि उसके बच्चे के अंदर जो भी कमियां हैं वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाए, रिमूव हो जाए। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। Why alloys like Constantan and Magnin, बहुत फेबुलस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। अब देखो बच्चे यहां पे लिखते हैं कि जी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है कम। भैया रेसिस्टिविटी का मीनिंग नहीं है, आप जो आंसर देते हो वो एप्रोप्रिएट नहीं है। एप्रोप्रिएट आंसर सिर्फ और सिर्फ इस चीज का एक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर सच टाइप एलॉयज इज लो। ठीक है, अब दूसरा आप दे सकते हो कि इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, तो ये सेकेंडरी आंसर आपका हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी आंसर है वो यही होगा कि स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाते समय हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस या एलॉयज को यूज करना पसंद करेंगे जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हो या अप्रोचिंग टू जीरो हो। अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो। आपके पास टाइम नहीं है तो 1 मार्क्स में सिर्फ इतना भी लिख के आओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इतना लिखिए, और अगर टाइम है तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उतना लिखिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये दोनों ही चीजें दे देंगे कि रेसिस्टिविटी भी हाई होती है और अल्फा भी। अब देखिए कॉन्स्टेंट और मैग्नेट की वायर यूज कहां होती है, आपके रियोस्टेट में होती है, आपके पोटेंशियोमीटर में होती है, इवन दैट अगर आप यूज करते हो एम्पियर मीटर के अंदर या वोल्ट मीटर के अंदर रेसिस्टेंस, तो वहां भी आप यही वायर लगाते हो। आपको अगर रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए वायर मिलता है तब भी कॉन्स्टेंट या मैग्नेट ही मिलना चाहिए। अब जनरली नाइक्रोम वाइक्रोम दे देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली यही मिलना चाहिए। कुछ लोग तो स्टील वायर ही पकड़ा देते हैं, कुछ लैब असिस्टेंट को बेचारे पता नहीं होता तो वो कॉपर का वायर ही पकड़ा देते हैं। तो आपको इन चीजों को देखना चाहिए कि जब भी आप रेसिस्टेंस की बात कर रहे हो तो एक ऐसा वायर आपने ऑप्ट करना चाहिए जिसका अल्फा कंपैरेटिवली कम हो या अप्रोचिंग टू जीरो। डिस्टेंस मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में, सब में यही यूज होता है, कांस्टेंट या मैग्नेट। मैग्नेट पे नॉर्मली थोड़ा रस्टिंग जो है वो कम होती है। डियर स्टूडेंट्स फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज। भैया पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के 2 तरीके होते हैं। पहला सिंपल सा जो इसकी लीस्ट काउंट है, जिसको आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हो, दैट इज dV ओवर dl, इसके बेसिस पे आपने आंसर देना होता है। या तो आप लेंथ को बढ़ा दो या तो dV को कम कर दो। कुल मिलाकर के बात यह है कि k की वैल्यू यानी जो लीस्ट काउंट है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आप सिर्फ में अगर एक आंसर भी दोगे इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के तो चलेगा, और अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो फिर आपको रीजनिंग भी देनी है, फॉर्मूले भी लिखने हैं। तो आप यहां पूरा पैराग्राफ मत बनाइए, आप सीधे लिखिए क्या, बाई रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इतना लिखोगे आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भैया और एलोबरेट कर दो, क्या इंक्रीजिंग लेंथ कर दो, रिड्यूसिंग करंट कर दो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी इसमें मिलता है या वाइवा में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे वाइवा के हिसाब से भी, तो वहां भी आपको अपनी रीजनिंग प्रॉपर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड एरर इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के अंदर एंड एरर क्या होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस है, और आप देखेंगे तो इस यूनिट से प्रैक्टिकल कई सारे आपके बनते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके कई सारे बनते हैं। तो इस टेस्ट में मैंने मोस्टली क्वेश्चंस वही रखे हैं जो आपके वाइवा वॉइस के हो सकते हैं। एंड एरर क्या है समझिए, ये आप यूज करते हो क्या मीटर ब्रिज,
या पोटेंशियोमीटर, दोनों में ही एंड एरर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये आपने यहां पे क्या किया जी, ये 1 मीटर लेंथ का वायर यूज कर लिया। अब कई बार क्या होता है कि जो स्केल है जहां से आप लेंथ मेजर कर रहे हो, वो स्केल एग्जैक्टली इस वायर से शुरू न होकर के थोड़ा बाद से शुरू होता है, एंड एरर है। या इस वायर के पीछे से शुरू होता है, कई बार स्केल जो है वो यहां से भी शुरू हो जाता है, एंड एरर है। अगर इस साइड में ऐसा पोर्शन है कि भैया ये कभी पीछे है या कहीं अगर आगे है, तो भैया ये भी क्या है, एंड एरर है। तीसरी चीज है रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एंड कॉपर स्ट्रिप ऑफ मीटर ब्रिज हैज नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिए, चूंकि ये बैलेंस कंडीशन पे काम करता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से इस कॉपर स्ट्रिप का, इस आधी कॉपर स्ट्रिप का रेसिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर है दूसरे तरफ की कॉपर प्लेट या एल शेप या आई शेप की प्लेट के बराबर। तो ऐसी स्थिति में एंड एरर नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि जो एक तरफ की कॉपर स्ट्रिप है उसका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, दूसरी तरफ का रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है, तो ये भी आपका एंड एरर देगा। अब आप से कोई पूछे भैया एंड एरर को कैसे पता करोगे, कैसे निकालोगे, है तो थोड़ा हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। तो आप क्या करते हो, दो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लेते हो बच्चों, एक आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आप प्लेस करते हो यहां, उसके एग्जैक्टली बराबर का दूसरा रेसिस्टेंस लेते हो यहां। अब इस सर्किट में देखते हो कि क्या एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे आपका नल पॉइंट आ रहा है। अगर 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है तो आप कहोगे कि मेरे सर्किट में कोई भी एंड एरर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर तो मेरा यही खत्म हो गया था, लेकिन मुझे ये सारी चीजें भी आपको इस आंसर के थ्रू समझानी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलोबरेट किया है। बाकी आप आंसर तो यही लिखेंगे जो मैंने यहां पे मेंशन कर रखे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट तो कम से कम आपको बना के देने ही है। अब ये एक अलग बात है कि एलोबरेशन आप करते हैं या नहीं करते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप एलोबरेशन करेंगे तो आपके फायदे में ही रहेगा। क्वेश्चन 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर, फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स कि यहां उसने आपसे जो रिलेशन पूछा है वो किस किस के बीच में पूछा है, आपसे पूछा है किसके बीच में भैया, करंट डेंसिटी जिसको आप J कहते हो और रेसिस्टिविटी जिसको रो कहते हो। तो आपका फाइनल आंसर करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी पे ही जाके खत्म होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि हमने एक्सप्रेशन ज्यादा दे रखा है, कम दे रखा है, क्या कर रखा है। आप क्या करते हो, कई बार बीच में छोड़ देते हो। भैया नहीं, जो उसने पूछा है वही आंसर देना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। अब अगर इसमें आप देखोगे तो बड़ा शॉर्ट करके मैंने यहां दे रखा है, शुरुआत आप यहीं से करोगे, I इक्वल्स टू NaEVD। इसमें आपने VD को अलग से देखा, यहां से आपने रेसिस्टिविटी की वैल्यू को देखा, सारी वैल्यूज को इसमें प्लेस किया, करंट को यहां ले, सॉरी एरिया को यहां ले गए तो करंट डेंसिटी इधर आ गया। अब बाकी की चीजें दूसरी तरफ चली गई और फाइनल आंसर आपका आ गया J इज इक्वल्स टू 1/ρe। दैट इज द कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हो। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे न दे करके यही पूछ लेता, फाइंड रिलेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, या सीधे सीधे कहता प्रूव दैट J इक्वल्स टू सिग्मा E, J इक्वल्स टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा क्या है, 1/ρ है, जानते हो सब लोग। तो डिस्टेंस किसी भी तरीके से पूछता है, अगर आप लास्ट 20-25 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देते हो तो भैया 22 साल में कम से कम 12 बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, अलग अलग नामों से डिस्कस हुआ है, ये एक अलग बात है। तो मैंने सारी जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बता दी 2 मार्क्स में ये। अब यहां एक कमी उसने छोड़ दी है, क्या, यहां पे निश्चित रूप से उसको एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर और भी लिखना चाहिए, तब आंसर कंप्लीट होता है। डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन के बावजूद आपको इसमें यूनिट को जरूर लिखना है।
डियर स्टूडेंट्स, हाँ पीछे बच्चा कह रहा है कि जी वो आइडियल आंसर क्यों नहीं दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल दिखा रहा है बच्चे, आइडियल आंसर भी दिखाएंगे। आइडियल तो नहीं कह सकते हो ना, आइडियल तो यही है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बाकी हाँ हाईएस्ट अचीवर की आंसर सीट हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 3 मार्क्स का है। अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही है। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हाई नेसेसरी टू यूज ए लॉन्ग वायर। भैया यहीं से आंसर एक एक करके डिस्कस कर देते हैं, बाकी तो नीचे लिखे ही हैं। क्या होता है यहां पे, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपने अभी बात की थी कि लेंथ वायर यूज करोगे तो के कम होगा, लीस्ट काउंट आपकी क्या होगी, कम होगी, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी। तो आपको वन वर्ड आंसर लिखना है, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। अब कोई स्टूडेंट अगर इसको ऐसे भी लिख देता है टू डिक्रीज लीस्ट काउंट, चलेगा, लेकिन जनरली जो फेबुलस आंसर है वो यही है, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। दूसरा पार्ट क्या है, हैव ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब भैया देखो, अगर पोटेंशियोमीटर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग जगह पे अलग होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी आ ही नहीं सकती। आप कह सकते हैं कि अनइक्वल लेंथ्स का रेसिस्टेंस डिफर होगा, जिससे हमारा जो सही नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। तीसरा है क्या है, and use a driving cell whose EMF is taken to be greater than the EMFs of primary cells which are to be compared. Dear students, ये चीज हम लोगों ने देखिए एक्सप्लेन की थी। क्या किया था कि जो इसका प्राइमरी सर्किट है, ये वाला इसका क्या होता है, प्राइमरी सर्किट होता है, ये वाला प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें आप बाहर से एक सेल लगाते हो। इसका जो ईएमएफ है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए जिन सेल्स का ईएमएफ आप यहां कंपेयर करने जा रहे हो। ये दो सेल आप लेते हो जिनको आप यहां कंपेयर करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को मिलाकर के कॉमन टर्मिनल बनाते हो। पूरा सर्किट ही बनाना है, चलो मैं बना देता हूं। ये पूरा सर्किट मैंने बना दिया, ये टू वे की बना दी। ये भी तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए, अब तो फाइनल एग्जामिनेशन भी नजदीक है, ये आ गया साथ। तो बच्चों अगर यहां जो स्मॉल E1 E2 है, जिन सेल्स का ईएमएफ आपने कंपेयर करना है उनका ईएमएफ ज्यादा हो गया जो हमारा ड्राइवर सर्किट है उसके ईएमएफ से, तो ऐसी स्थिति में वन साइड डिफ्लेक्शन आता रहेगा, कभी भी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने E1 और E2 दोनों को कंपेयर करना है। इसमें जो भी बड़ा है, मान लीजिए E2 जो है वो बड़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए, 2E2 के लगभग बराबर एक्सटर्नल सर्किट में ईएमएफ लेना चाहिए। और एक्सटर्नल सर्किट में ईएमएफ ही नहीं, मैं तो आपको क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि ये जो दो टर्मिनल हैं, पोटेंशियोमीटर के जो दो टर्मिनल हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, वो आपको लेना चाहिए नियर अबाउट इक्वल टू 2E2। और स्मॉल E2 क्या है, जिन सेल्स का ईएमएफ आपने कंपेयर करना है या किसी एक का मेजर करना है उसका ईएमएफ है। तो इससे क्या होगा, आपका जो नल पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आ जाएगा। अब जब नल पॉइंट सेंटर में आ जाएगा पोटेंशियोमीटर के वायर के, तो नो डाउट जो एंड करेक्शन है या जो एरर्स हैं वो हमारी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पर्पस ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां तो आता ही आता है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे वो इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ और पूछ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ और भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम one end to other end, draw a graph showing how potential gradient would vary as the length of wire increases from one end। चलिए अब देखिए, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा।
मान लीजिए पहले वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, अब दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज्यादा हो गया जी, तीसरे वायर का और भी ज्यादा हो गया जी क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो ये कह रहा है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो और ये बात समझो, चौथे का एरिया और भी ज्यादा है जी, और मोटा होता जा रहा है वायर जो है ना, वो मोटा होता जा रहा है हमारा। जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है वैसे वैसे मोटा होता जा रहा है ना, वैसे ही ये जो वायर है ये हमारा क्या होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। होना नहीं चाहिए लेकिन होता जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो बच्चों, नो डाउट जो रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5 में ले लेता हूं हर वायर का, तो यहां रेसिस्टेंस मेरा वेरी करेगा। R1 सबसे ज्यादा होगा, फिर R2 होगा, फिर R3 होगा, फिर R4 होगा, फिर R5 होगा, यानी R5 का रेसिस्टेंस जो है वो सबसे कम होगा। अब मैं बात करता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मेरा कम होगा। तो ग्रेजुअली जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी मेरा क्या होता जाएगा, इसी रेशियो में कम होता चला जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा बार बार बदल रहा है, तो भैया मैं ऐसे पोटेंशियोमीटर से रीडिंग तो कभी ले ही नहीं सकता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो तो ये कह रहा है कि ये ग्राफ बना दो, बना देते हैं ग्राफ, क्या दिक्कत है। तो भैया ये मेरा लॉजिक यहां से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि रेसिस्टेंस उसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो थिकर होता जा रहा है, वायर मेरा मोटा होता जा रहा है। वो इसका उल्टा भी पूछ सकता है, लेकिन यहां उसने इंक्रीज कहा है, वो यहां डिक्रीज भी कह सकता था, तो आपको इसको उल्टा करके बताना होगा। उसी के करस्पॉन्डिंग जो K1, K2, K3 है, यानी हर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी मेरा क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक ग्राफ बना के देना है किस किस के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ ऑफ द वायर के बीच में। तो देख लेते हैं भैया, लेंथ तो हर जगह हमने यहाँ पे कांस्टेंट ही ले रखी है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो सीधी सीधी बात है कि मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये चीज मेरे को निश्चित रूप से बना के देनी है ग्राफिकल तरीके से। अब मैं इसका आइडियल सॉल्यूशन आपको शो करता हूं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला आंसर, लोकल वायर हैज द स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए हम लंबाई ज्यादा रखते हैं। दूसरा आंसर, इट विल हैव द सेम रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ थ्रू आउट, इसलिए हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट लेते हैं या सेम लेते हैं। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोगों ने यहाँ पे समझाया। अब ये रेसिप्रोकल वाला जो रिलेशन था, लेंथ के साथ साथ हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम होता जा रहा है, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ ग्राफिकल मेथड में शो कर दिया। तो डिस्कशन पीछे की सारी थ्योरी आपने दी नहीं दी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो दोगे। K इक्वल्स टू V ओवर I, V को आप R इंटू I लिखोगे, यहाँ पे इसको आप R को रो L बाई A लिखोगे। यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या आ गया जी, इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया। ये रिलेशन आपका निकल के आया। तो जो मैंने समझाया था वो थ्योरी थी, अब उस चीज तक पहुंचने के लिए मैथमेटिकली आप लोग ये चीज यूज कर सकते हो। एग्जामिनर को निश्चित सी बात है कि जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन में दे रखा है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो थ्योरी कहानी मैंने वहां ऊपर आपको समझाई थी, दैट वाज फॉर कांसेप्ट क्लियरिंग, आपका थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन आप लिखेंगे एग्जाम में इस तरीके से और फिर फाइनली ये ग्राफ भी बनाएंगे तो 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। नाउ आई एम डिस्कसिंग हियर क्वेश्चन नंबर 9 अगेन। इट बिलोंग्स टू व्हाट, मीटर ब्रिज। देखिए क्या कहता है वो कहता है इन मीटर ब्रिज फिगर द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A when the resistor Y is of 12.5, determine the resistance of X। ठीक है, X की वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है Why are the connections between the resistor in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? रेसिस्टेंसेस को कम करने के लिए, बिल्कुल क्लियर सा है। Determine the balance point of the bridge। सेकंड आंसर उसने पूछा है क्या, बैलेंस पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट भी ऑब्वियस है, आप लोगों को A पॉइंट से ही बताना होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल तो है नहीं।
पहले पार्ट के साथ में ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट जुड़ा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको वही आंसर करना चाहिए। देखिए मैं शो करता हूं आपको, ये यहाँ पे आगे कहता है इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, यानी जो सेकंड पार्ट है उसके साथ भी उसने कॉन्सेप्चुअल लगा रखा है। अब मैं पूरे क्वेश्चन को, देखिए लंबा क्वेश्चन है तो हो सकता है आप लोगों की मेमोरी में थोड़ी दिक्कत आ रही हो कि साहब क्या क्या पूछ लिया उसने, बड़ा सिंपल सा पूछा। पहली बात तो उसने डायग्राम दे दिया कि भैया ये x है, ये y है, ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से x ओवर l इक्वल्स टू y ओवर 100 माइनस l होगा। अब यहां से जो भी आपके पैरामीटर्स है वो डाल दीजिए और जो अननोन पैरामीटर है वो निकाल दीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले उसमें कॉन्सेप्चुअल क्या पूछ रहा था, ऊपर वाले पार्ट में वो कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा था क्या जी, व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेसिस्टर एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि बेसिकली इनका रेसिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाए, इसलिए हम इन कॉपर स्ट्रिप्स को मोटा लेते हैं और कॉपर का बनाते हैं, जिससे कि रेसिस्टेंस इनका कम हो जाए, या सीधे सीधे कह सकते हैं एंड एरर ना रहे। दैट्स अ कांसेप्ट। अब आगे बात करें हम लोग, आगे देखिए सॉल्यूशन में वो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लेता है, ऐसे यहां निकालने की बात करता है, तो यहां से 8.16 ओम उसने निकाल के दे दिया। अब कनेक्शंस आर मेड थिक कॉपर स्ट्रिप्स टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस, ये आपने सिंपल सा सीधा सीधा सा यहां पे प्लेस करके दे दिया, ठीक है। फिर आगे x एंड y आर इंटरचेंज, अगर आप x एंड y को इंटरचेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा, और यहां से आप सेम कैलकुलेशन दे सकते हो s इक्वल्स टू 100 माइनस l ओवर n। तो पहले ही आपने वैल्यू निकाल रखी है, उसको डालो, यहां से निकाल के दे सकते हो। अब बात आती है कि भैया बैलेंस कंडीशन में अगर उसने इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा। बिल्कुल बच्चों, मैं ऊपर डायग्राम पे ही दोबारा से पहुंचता हूं, ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को हटा करके यहां क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, कौन सी वाली बैटरी, ये वाली बैटरी को यहां शिफ्ट कर देते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को आप बैटरी की जगह पे यहां लगा देते हैं, तो भैया बैलेंस पॉइंट पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। इवन दैट आप ऐसा करके लैब में देख भी सकते हैं, तो अगर आपके एपरेटस में एंड एरर होगी तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने बैलेंस पॉइंट यहां पे अपना निकाला, निकालने पे दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो आपको अगर नल पॉइंट फिर भी वही मिलता है, कोई चेंज नहीं होता, या गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाली करंट जीरो मिलती है, तो आप कहेंगे इस पर्टिकुलर एपरेटस के अंदर एंड एरर नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका है डियर स्टूडेंट्स, तो उस चीज को उसने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है फाइनल आंसर के अंदर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी भी कोई दिक्कत है तो यू मे व्हाट्सएप मी। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आगे हमने जानबूझ के किरचॉफ लॉ को न लेकर के एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला था। बाकी आप देखेंगे तो इस पूरे टेस्ट से नदारत है क्या किरचॉफ लॉ, मतलब डायरेक्ट किरचॉफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, उसके एप्लीकेशंस पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, उसके ऊपर तो सारा ही है। तो इम्बैलेंस तो नहीं कह सकते, इम्बैलेंस तो नहीं है टेस्ट पेपर, लेकिन किरचॉफ लॉ को डायरेक्ट नेम करके उसने कहीं नहीं पूछा है। तो हो सकता है कि किरचॉफ लॉ का कोई एक डायग्राम दे करके वो उसके ऊपर इक्वेशन बनवाए और आपसे I1 I2 या रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट कराए, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन इसमें किरचॉफ लॉ यूज हो रहा है हमारा पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों के अंदर। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 5 पार्ट में था। अगेन आपके लिए तो मजे आ गए, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए ड्राई ह्यूमन बॉडी। भैया ड्राई ह्यूमन बॉडी का जो रेसिस्टेंस है वो 10 किलो ओम, या कोई स्टूडेंट 10 टू पावर 4 ओम लिखता है तो चलेगा, ये होता है, सीधे आंसर है। ये इंफॉर्मेटिव भी है, आप लोगों को अपनी बॉडी के बारे में पता लग जाएगा। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी इज सो लार्ज, व्हाई डज वन एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग शॉक, समटाइम्स इवन फैटल, फैटल का मतलब घातक हो जाता है, व्हेन वन एक्सीडेंटली टचेस 240 वोल्ट सप्लाई। अब देखो 240 वोल्ट सप्लाई को 10 टू पावर 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये करंट काफी कम आएगी। डिस्टेंस काफी कम तो आएगी, लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे दिमाग से हमारी स्पाइन कॉर्ड के थ्रू छोटी छोटी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो हाथों में जाती हैं, पैरों में जाती हैं, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है वहां जाती हैं,
या पेनक्रियास को जाती हैं, किडनी को जाती है, मतलब हर जगह जाती हैं, सारी की सारी चीज यहीं से कंट्रोल्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सनातन कल्चर में आपने इस चीज को देखा होगा ओम की ध्वनि को लेकर के या योग प्राणायाम को लेकर के, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे, कहाँ, ब्रेन पे। अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपको कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेस्टिव थिंग्स, हार्ट बीट्स का बढ़ना या शुगर, बीपी, मतलब कुछ भी है उसके लिए रेस्पॉन्सिव यही है। मतलब कोई अगर आपसे जैसे पूछता है ना कि भैया जो हमारा स्पेक्ट्रम है या कोई भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका सोर्स बताओ, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, सीधे कहते हो सन। फिर बता रहा हूं, अगर आपको कहीं भी कोई भी पूछ ले कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई सा भी स्पेक्ट्रम, मतलब कोई सी भी फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो आप उसको सन छूटते ही कह देना, ठीक है, या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल छूटते ही कह देना। ये दो कॉमन आंसर है, बड़े सबके लिए एप्लीकेबल है अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिव कौन है? दिमाग है। बड़ा सिंपल सा। यहां बड़ी साइकोलॉजिकल चीजें निकल के आती हैं। जो लोग नॉर्मली ज्यादा झूठ बोलते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, वही सनातन कल्चर वाली सारी चीजें फिर वहीं लेके आइए। हिंदू कल्चर में क्या होता है, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, व्हाटएवर सो, तो वो उसको अर्ली एज में कभी भी शुगर नहीं होगा, कभी भी उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा। हाइपरटेंशन उन्हीं को होता है जिनका दिमाग हर समय जो है ना ओवरटेंस रहता है। और ओवरटेंस कब रहता है? ओवरटेंस जब रहता है जब नॉर्मली हम लोग झूठ बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग जो हमारा काम है उसको नहीं करते, टाइम पे नहीं करते। कभी किसी पागल व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होती, आपने देखा होगा इस चीज को, बशर्ते जेनेटिक ना हो, क्योंकि कुछ जो बीमारियां हैं वो जेनेटिक भी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस मेरा कहना क्या था, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया लेकिन जरूरी था कि भैया यहां जो हमारी ब्रेन से और नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स मिलते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रिकल होते हैं, और 0.05 एम्पियर का भी अगर करंट है तो वो निश्चित सी बात है कि हमारे लिए फैटल हो जाएगा। यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हम लोगों को सिग्नल्स मिल रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या वो माल फंक्शन करने लगेंगे, तो समझ लीजिए बॉडी का क्या हाल होगा। तो निश्चित रूप से इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होने के बावजूद भी जो हम लोगों को फैटल शॉक लगता है उसके पीछे रीजन यही है। यहां आंसर भी हमने ऐसे ही किया है, इट इज बिकॉज आवर बॉडी इज सेंसिटिव टू माइन्यूट करंट्स इवन एज लो एज ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। उसने यहां वैल्यू नहीं दी लेकिन मैंने आपको यहां बताया, तो फ्यू मिली एम्पियर की भी अगर करंट हमारे शरीर से फ्लो हो जाती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है या माल फंक्शनिंग में डाल देती है। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, there is an impression among many people that a person touching a high power line gets stuck with the line is true. No भैया no, ऐसा नहीं होता, ये मिसलीडिंग है। अगर बिजली का तार आप पकड़ लेते हो तो कभी उसे स्टक नहीं रहते हो, चिपके नहीं रहते हो। ये अलग बात है कि आपने डीसी पकड़ा है, एसी पकड़ा है, ज्यादा करंट था, कम करंट था, अर्थिंग थी, नहीं थी, लेकिन आपने आंसर यहां पे यही देना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, स्टक नहीं होता। होता क्या है, एक्चुअली करंट ऑफ द ऑर्डर 0.05 एम्पियर, देखो वही आ गया जो भी बता रहा था, और इवन मच लेस इज एनफ टू डिसऑर्गेनाइज आवर नर्वस सिस्टम। द रिजल्ट इज दैट द affected person may temporarily lose his ability to exercise his nervous control। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपका नर्वस सिस्टम खराब हो गया, माल फंक्शन करने लगा, तो अगर आपके हाथ को कोई जला भी रहा है तो आपको पता नहीं लगने वाला, वहां से थोड़ी ना हाथ को हटाओगे, आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल्स देगा ही नहीं मसल्स को कि अपने हाथ को हटा ले, जलता रहेगा, क्योंकि वो तो एक तरीके से डेड हो गया। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का सीपीयू है और उसके अंदर आपने किसी एक पर्टिकुलर वायर को काट दिया, मान लो फैन का काट दिया या व्हाटएवर सो जो डिस्प्ले यूनिट है उसका काट दिया, तो क्या होगा, बाकी के ऑर्गन्स काम करते रहेंगे, बाकी कंप्यूटर चलता रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर पार्ट डेड हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी में है कि नर्वस सिस्टम में जहां भी माल फंक्शनिंग होगी वही पार्ट हमारा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए गर्दन जो होती है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है डियर स्टूडेंट्स। गर्दन एक छोटे से पोर्शन के अंदर से सारी नर्व्स निकल के आती हैं, तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी को लेकर के, और अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो सब ठीक रहता है। चलिए डी पार्ट, करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 0.1 एम्पियर through which a human body are fatal, what causes the death? Heating of the body। नहीं भैया, हीटिंग की बात अगर करते हो तो हीट जो हमारी डेवलप होती है वो तो होती है किसके थ्रू, I² RT के थ्रू।
तो पहली बात तो जो शॉक होता है वो एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, तो टी बहुत कम हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात, करंट जो होती है वो निश्चित रूप से अभी हमने निकाला था वो मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है, तो हीट यहाँ पे इतनी ज्यादा थोड़ी ना डेवलप हो जाएगी। तो भैया हीट से नहीं मरता आदमी, आदमी मरता है उसके नर्वस सिस्टम के फेलियर से। तो इसी चीज को कहा है हाईली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम ना वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, हीटिंग की वजह से आदमी नहीं मरता। अब ये एक अलग बात है कि ओवरहेड लाइन जा रही थी कोई कितना 32 किलो वोल्ट वाली, लाखों में वोल्ट पोटेंशियल्स होता है उसके अंदर से, और वो अगर ऑल ऑफ सडन टूट के गिर गई तो निश्चित सी बात है वहां हीट इतनी कॉज होगी कि जो नॉर्मल सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो भी चीनी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। चीनी मिट्टी समझते हैं, कभी ब्रिक देखी हो तो कई बार ब्रिक जिसमें ज्यादा आग लगे मतलब हीटअप हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर तक उसको पका दिया जाता है, तो बिल्कुल चीनी मिट्टी जैसे पोर्सलिन होता है वैसे बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हीट कॉज होती है, लेकिन यहां पर्टिकुलर केस में जब एक ह्यूमन बीइंग को शॉक लग रहा है 240 वोल्ट से, तो वहां पे हीट का कोई भी कंसर्न नहीं है। ये एक अलग बात है कि किसी को शॉक लगा और उसने कहा हाँ मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, तो भैया वो उसका नर्वस सिस्टम फेलियर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि जो साधु नागा बाबा होते हैं हमारे, मकर संक्रांति में कितनी ठंड होती है, फिर भी वो बड़े मजे से जो है ना वो गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं, और पानी भी इतना ठंडा होता है गंगा का, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। तो एग्जैक्टली दे आर यूज्ड टू, जो है इतना मतलब उस एनवायरनमेंट के लिए प्रैक्टिसेड होते हैं। चलिए, तो अगेन बहुत सारी बातें हो गई। अब आंसर में 1 मार्क्स का आंसर ही हमारा बैठता है क्योंकि 5 पार्ट थे इसमें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये लिखना है, बाकी आपका मन है, आपके पास टाइम है, आप एलोरेट कर सकते हैं तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ए nerve fiber contains a membrane separating two conducting fluids maintained at a potential difference. What is the order of this potential difference? 0.1 वोल्ट का होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने क्वेश्चन यहाँ कर लिया, पहले कर लिया होगा या कहीं भी प्रैक्टिस की है, तो नॉर्मली याद नहीं रहता, जो मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार याद रहता है। चलिए, हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगा जो हमारा हाईएस्ट अचीवर है उसके आंसर्स को लेकर के। तो ये देखिए, हमारा पहला जो है आंसर वो सिंपल सा है, 1 नंबर इसको मिला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप ड्यू टू द चार्ज कॉन्फिगर इनसाइड द कंडक्टर। अब देखो इतना लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ यस लिख करके जैसे मैंने दिया था वैसे ही आपको देना चाहिए। देन आफ्टर सेकंड है हमारा वी नो दैट द मैग्नेट हैज द हायर वैल्यू। अब इसमें फिर रीजनिंग दी है, तो रीजनिंग की अगेन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इवन इसने आंसर भी गलत दिया है, कॉपर वायर भी थिकर नहीं भैया, ये आंसर नहीं है, यहाँ इसको गलत मार्क्स मिल रहे हैं, तो मैं अभी जो है ना इसकी आंसर शीट पे यहाँ 0 कर देता हूँ। सॉरी फॉर, बच्चे ध्यान से मतलब देखने वाली चीज है, ये आपका 0 ही है। चलिए, नेक्स्ट आफ्टर मैं बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स आंसर नंबर 3 की। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट, उसने ग्राफ दिया है, लेकिन यहाँ पे रेडियस और रेसिस्टेंस इन दोनों की जो यूनिट्स हैं वो जरूर देनी चाहिए। अब एलॉयज की बात करें तो यहाँ उसने एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया। कॉन्स्टेंट और मैग्नेट के लिए अल्फा का जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोगों को देना चाहिए। अब ये यहाँ पे क्या दे रहा है, एक जो रीजनिंग है वो ठीक दे रहा है, दूसरी गलत कह रहा है। वो कह रहा है हाई टेम्परेचर, क्या कह रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई। देखो मैंने अंडर में इसको आंसर कर रखा है, ये बड़ी गलत चीजें होती हैं, यहाँ पे लो ही लिखना है आपको, लो ही होता है। चलिए, फिर आगे उसने क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बी इंक्रीज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो चेंजिंग भैया ये गोलमोल आंसर मत दो, इंक्रीजिंग ही लिखो इसको, समझ गए। गोलमोल आंसर दोगे तो वो भी गोलमोल आंसर वो जो है आपको मार्क्स दे देगा। फिर नेक्स्ट है उसने यहाँ पे नेक्स्ट ये दूसरे बच्चे की कॉपी हम लोगों ने निश्चित रूप से उठाई है, ये है इसका आंसर जो है रेसिस्टिविटी एंड हैव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं लिखा उसने, टेम्परेचर लिख के छोड़ दिया, तो कोफिशिएंट लिखना चाहिए। बाकी अब कॉपी यहाँ पे शो करने का कोई खास मीनिंग बनता नहीं है क्योंकि आइडियल आंसर्स मैं आप लोगों को पहले दे ही चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसमें बच्चे ने जो है करंट का भी एस्पेक्ट लिया है, तो आप ले सकते हैं करंट का भी एस्पेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स का था, थोड़ा छोटा आंसर दिया है इसने।
The zero mark of scale providing along the wire may not start from the where bridge। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सही उसने लिखा, लेकिन इनको पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसने डायरेक्ट यहाँ अटेम्प्ट किया है 6 के बाद में, तो देख लेते हैं। द ड्राई ह्यूमन बॉडी, ये यहाँ पे 104 ओम लिखा है, तो हो सकता है कहीं नोट्स में इसने गलत पढ़ लिया हो, ये 10⁴ ओम है, ठीक है ना, ये मैंने करेक्शन भी दिया है इसको। करंट यहाँ निकाल के दिखाई है उसने, ठीक है, तो अब 10⁴ का मतलब कितना, 10,000 हो गया, ठीक है, 0.024 एम्पियर उसने निकाल के दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये यहाँ पे पर्सन टचेस द, तो ये स्टक नहीं होता भैया, तो ये यहाँ पे जो इसने यस लिखा है यही गलत है, यहीं से आपको क्या करना चाहिए, नो से अपना आंसर शुरू करना चाहिए। तो ये एस्पेक्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और नेक्स्ट आंसर्स की बात करना चाहूंगा। तो देखिए नेक्स्ट आंसर हमारा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहा हूँ, ये अगेन दूसरे बच्चे की कॉपी है, उसकी नहीं है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है, लेकिन फाइनली योर आंसर मस्ट बी J = 1/ρe, क्योंकि उसने J और ρ के बीच में ही पूछा था आपसे। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपको लिखना चाहिए, तभी 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ इसको 2 मार्क्स मिल गए, तो कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स ही है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा, लेकिन इस डायग्राम भी बना के दिया है, पूरा आंसर नहीं दिया है उसने, तो 1 मार्क्स ही उसको मिला है। और यहाँ पे यूनिट भी आपको लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है यूनिट लिखना। देन जो हमारा पोटेंशियोमीटर वाला था उसमें अब देखो कैलकुलेशन में इसने कहीं गलती की है, 61.1 सेंटीमीटर नहीं, ये 60.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और नथिंग वुड हैपन, ठीक है, नथिंग वुड हैपन, देखो ये अगेन गोलमोल आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर दिया है क्या, जो बैलेंस कंडीशन है वो स्टिल सेटिस्फाइड रखेगी, ठीक है। तो दोनों चीज आप लिख सकते हैं, नो नथिंग विल हैपन, और साथ में कॉमा डाल के आप लिख सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन स्टिल बी सेटिस्फाइड। देन आफ्टर हम लोग यहाँ बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, ये अधूरा क्वेश्चन इसने छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो इस बच्चे ने लिखा है एरिया ऑफ मैग्नीज ग्रेटर, तो ये दूसरे बच्चे की आंसर सीट है, ये यहाँ पे इसको आंसर सही मिला है वो, और सही मिला है, और इसको उसने बॉक्स में बना देना चाहिए या अंडरलाइन कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस बच्चे ने दिया, लेकिन यहाँ पे वो यही लिखना भूल गया कौन से एक्सिस पे क्या लिया है। भैया हम तो एक्सिस पे आर और आर की बात नहीं कर रहे, एक तरफ इसका रेडियस और एक तरफ रेसिस्टेंस पूरा लिखने की बात कर रहे हैं, और एज वेल एज जो यूनिट है रेडियस की और रेसिस्टेंस की, वो दोनों यूनिट भी आपको लिखनी चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आफ्टर अगर हम देखते हैं तो ये फर्दर वही कैलकुलेशन आ गई, ठीक है भैया, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्चुअल आंसर था वो ठीक नहीं था। तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आगे से आप आंसर्स देंगे तो अच्छे से देंगे और बढ़िया से देंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।